नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौगात फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ ऐसी ही इबादत, कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसा ही इतिहास रचा है अटेवा ने भारतीय जनता में, भारतीय कर्मचारियों में और भारतीय समाज में। जब पुरानी पेंशन को लेकर के लोगों में अत्यंत निराशाजनक भाव थे, लोगों के मन में उदासीनता पैदा हो गई थी, उस समय विजय कुमार बंधु ने एक बिगुल फूंका और अपने ओजस्वी, तेजस्वी और युवाओं की एक फौज खड़ी की कि हम पुरानी पेंशन लेकर के ही दम लेंगे। और उसका आप प्रतिफल देख रहे हैं। हमारे देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन को रिस्टोर किया गया और पुनः उसे अप्लाई या लागू किया गया। उसी सिपा सालारों के एक प्रमुख सिपा सालार हैं बंधु जी के पुराने परिचित, पुराने मित्र, बहराइच जिले के संयोजक हमारे संदीप वर्मा जी। गुफ्तगू मित्र सल में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये जनवादी मुद्दा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आप ऐसे ही कर्मचारियों का, शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहें। हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। सर, ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य पथ पर चलना कोई आभार नहीं होता है, कोई भार होता है जिसको लेकर सबको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत बड़ा मतलब आप काम कर रहे हैं। लोग जहाँ मीडिया बात नहीं करती है, पेंशन पे बात नहीं करना चाहती है, वहाँ आप ऐसे चैनलों के माध्यम से जब बात आती है तो लोगों तक। देखिए मीडिया की क्या स्थिति है, परिस्थितियां क्या है। अगर ऐसी ना होती तो हम जैसे शिक्षकों को पत्रकार बनने की नौबत ना आती। भाई कहा गया है कि अगर इस देश में कोई क्रांति लाने वाला सैनिक या वह आदमी जिसे वह काम करना होगा वो नहीं करेगा तो हम आप लोग के बीच से ही किसी को उठना पड़ेगा। जैसे कि बंधु जी और संदीप जी पेंशन के लिए सामने आए, तो उसी में छोटा सा योगदान आप कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारा कोई बड़ा योगदान नहीं। हम सर अगर आप अनुमति दें तो सवालों से शुरुआत करें। मेरा पहला सवाल तो नहीं, ये सवाल तो नहीं है, बस एक आपसे आग्रह है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट में संक्षिप्त परिचय अपना हमारे दर्शकों को दें। मैं संदीप वर्मा, बहराइच अटेवा का जिला संयोजक हूँ। महाराष्ट्र इंटर कॉलेज में इतिहास का प्रवक्ता हूँ और अटेवा का छोटा सा सिपाही हूँ। और मैं चाहता हूँ, मैं कोई नेता होता नहीं हूँ, लेकिन ये है, मैं प्रयास मेरा है कि पेंशन के मामले में बहराइच शून्य ना जाए। और मैं लगातार रोज प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पेंशन की बात पहुँचती है। बस करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और असरी आवत जाते सिर पर मर निशान। आपका जो लगातार किया गया श्रम है, परिश्रम है, यह एक मूढ़ व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति की जो इन सबसे अलग होकर के सोचता है हमसे क्या मतलब है, उस पर भी इसका प्रभाव डालेगी। इसका परिणाम आप देख लीजिए। हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से, पुरानी पेंशन की नई पेंशन में वह क्या कमियां हैं, वह क्या समस्याएं हैं जो हमें पुरानी पेंशन की तरफ ले जाती हैं। जिसे हम ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, उस गोल्ड के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? पुरानी पेंशन ऐसी चीज है कि जब 2005 में, 2004 में खत्म की गई थी, उस समय कुछ पूंजीपतियों के कह लीजिए, कुछ पूंजीपतियों से मिल मिला के सरकारों ने समाप्त कर दिया था। और वो कर्मचारियों की जो मतलब लाइफ लाइन कह लीजिए, उसको बुढ़ापे की लाठी कह लीजिए आप, ये पेंशन, हम एक उदाहरण आपको देते हैं। छोटा सा उदाहरण है सरस्वती इंटर कॉलेज की JPNC रिटायर हुए 2018 में, 65,000 तनख्वाह और अगले दिन जीरो। DIOS ऑफिस में मीटिंग थी, मैं था और वहाँ सबको 30-30 लाख रुपया मिला, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने मंच मांगा था अपनी बात दर्द कहने के लिए। जब मैंने उनको दोबारा उनको डाटा कलेक्शन के लिए NPS वालों को मैंने फोन किया तो रोने लगे। मैंने राष्ट्रपति को लिखा और यहाँ तक DIOS साहब से मांगा कि आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपना दर्द कहूँगा, नहीं दिया गया। तो 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गए, पत्नी दोनों लोग एक्सपायर हो गए। सबसे दुख की बात है, बलिया के रहने वाले थे और हमारी उनसे बात हुई और हमारे साथ बैठ के कॉपी चेक करते थे। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, यहाँ हमारे आपके विवेकानंद इंटर कॉलेज, सहदेव सिंह रिटायर हुए 2019 में, आज तक पेंशन नहीं मिली। 11 लाख कटौती है उनकी, आज तक पेंशन नहीं मिली।
जिस दिन जैसे हम एक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और एकाएक जैसे 60 साल हमने काम किया, सरकार के लिए सारा कुछ दिया, हम अलग से कुछ कर नहीं सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना खेती कर सकते। इसके बाद में आप देखिए 60 साल के बाद हम करेंगे क्या? बच्चों पे भार हो जाएंगे। बच्चे अगर नहीं किसी लायक हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? सरकार हमारा पैसा काट के उसमें कटौती नहीं होती थी, उसमें जीपीएफ का पैसा होता था। सर जीपीएफ से बड़े बड़े काम कर्मचारी कर लेते थे। और ये दिक्कत पेंशन, जैसे नई पेंशन में कुछ नहीं, नई पेंशन में 10% मेरी कटौती होगी, 14% जैसे हम लोगों ने दिल्ली रैली की, बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली रैली हुई, आप भी साथ में थे, तो 14% तक हुआ। और एनपीएस को कर मुक्त किया गया, उससे पहले कर मुक्त नहीं था, टैक्स भी नहीं था। हमारा पैसा जब हम 60% निकालते तो 60% पे टैक्स देना पड़ता, मिलता कितना? कुछ नहीं मिलता। अब वो 24% पूंजीपतियों के पास जा रहा है। अगर सरकार अपने पास रखे हमको पेंशन दे, हमको आज तो पेंशन चाहिए नहीं, पेंशन तो हमको रिटायरमेंट के बाद चाहिए। और उस पैसे से भी, जीपीएफ के पैसे से और हमारी जो 24% जा रहा है सरकार का, वो उस पैसे से सरकार बड़े बड़े काम करती थी पहले, और आप भी कर सकती है। जो एक सवाल, एक गंभीर सवाल मैं पूछूंगा, हम कोई भी कर्मचारी वह देश के लिए काम करता है और हमारे देश का संविधान कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अवतरित किया जाएगा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो जो सरकारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती है, और हम लोग एक तरीके से संविधान इस देश के स्थायी रक्षक हैं, जिन्हें स्थायी कर्मचारी आप मान सकते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अपना क्या आपको लगता है सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं कि वेतन काटना और फिर उसके बाद पेंशन न देना, ये सब क्यों ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? सरकारें अपना तो वो काम नहीं करती हैं, सारा कुछ उनको लगता है कि कर्मचारी हो जाए। जिस तरह पूंजीपति अपने मित्रों को बढ़ाया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ाया जा रहा है, कई चीजें बेची जा रही, सरकारी कर्मचारियों को कम किया जा रहा है, उनको लगता है छटनी की जा रही है, और ठेका प्रथा चला रही है। और शोषण, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में खुद हैं 2 लोग आए हैं, ठेका प्रथा से आए हैं। अब उनको सरकार दे रही है 15-17 हजार रुपया, कंपनियां दे रही हैं 10,000 रुपये, बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? और बताते हैं कि हमको कंपनियां ठेका प्रथा से अच्छा है कि कम से कम एक कर्मचारी रखे तो उसके अंदर परमानेंट रखे, उसका सिक्योरिटी तो होगी। लेकिन जिस तरह से नहीं है कि सरकारें, विधायक हो चाहे एमपी हो, अपनी व्यवस्था में चौचक व्यवस्था की है, गाड़ी होगी, मोबाइल होगा, सब फास्ट ट्रेनर से चलेगी, सारी व्यवस्थाएं मतलब एक विधायक अपनी एक टेन्योर में कि मात्र आधे समय में वो एक फॉर्च्यूनर 30-35 लाख खरीद सकता है, लेकिन 40 साल, 35 साल, 30 साल सर्विस करने के बाद एक आदमी 30 लाख भी नहीं ले जा सकता है। इन बातों को हमारे उन दर्शकों को समझना होगा जो एनपीएस को लेकर के पूर्वाग्रहित हैं और या सोचते हैं कि एनपीएस बेटर है ओपीएस। हाँ, बहुत सारे लोग अभी तक जानते थे, जब तक अटेवा ने बात समझाई जब लोगों को, तब तक लोगों को, मुझे भी खुद लगता था, लोग बताते थे पेंशन ज्यादा मिलेगी एनपीएस में। लेकिन जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, अटेवा बंधु जी ने बताया, और जब हमारे संगठन ने हमको बताया, फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, तब हमको पता चला कि पेंशन कितनी मिलेगी। पेंशन हमारे, आपको एक और उदाहरण बताएं, ऑडिटर है, उसमें हमारे दुर्गा भगत सिंह, इसमें है सप्लाई में, तो उन्होंने कैलकुलेशन के, ऑडिटर है, ऑडिटर तो हमें उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो सर पकड़ के बैठ गए। उस दिन से अक्सर हमको फोन करके बताया, भैया पेंशनिया के बहाल होगी, तो पेंशनिया की न्यूज हम कर दी। तो ऐसा समर्थन उन लोगों से मिल रहा है जो इसी फील्ड में अपनी महारत रखते हैं, उसी फील्ड में कार्य करते हैं। अगला सवाल ये सर है कि हमारा कि विभिन्न प्रकार के संगठन, सभी संगठनों की, जैसे हमने बहुत सारे संगठनों को देखा है, वो 50 मांगे रखेंगे, 20 मांगे रखेंगे, उसमें एक अट्रैक्ट करने के लिए या गंभीरता से या फिर हल्केपन से एक उसमें क्लॉज डाल देंगे पुरानी पेंशन बहाल। ऐसे संगठनों को लेकर के आप क्या है? हम संगठनों से अपील करते हैं कि वो पेंशन के मुद्दे पे अटेवा के संग आए, बंधु जी का साथ मजबूत करें। और निश्चित है कि जैसे बंधु जी कहते हैं कि 110% पेंशन बहाल होगी, तो नो डाउट जो 110% पेंशन बहाल होगी। उदाहरण भी है, उदाहरण है झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, और ये उदाहरण है करके दिखाया। इससे पहले जो बंधु जी कहते थे, हम लोग कहते थे, उनकी बात को हम लोग यहाँ जिले तक लाते थे तो लोग हंसते थे, कहते थे पेंशन, हमारे स्टाफ में खुद कहते थे। लेकिन आज की स्थिति है, कोई बोलता नहीं। अगर कहते हैं कि हाँ वाकई में पेंशन बहाल हो जाए, बहाल हो जाए। यही संघर्ष होता है कि जब आपको पहले लोग मजाक का बात समझे, जी जी,
और उसके बाद आपका हंसी उड़ाएं और धीरे धीरे आपको गंभीरता से लेने लगे, उसका आनंद ही अलग होता है। तो आप जो शुरू में जुड़े थे इस अटेवा आंदोलन से, पुरानी पेंशन के आंदोलन से मुख्य रूप से कहा जाए, तो आपके अंदर क्या प्रेरणा थी? उस समय तो आप हंसी के पात्र थे, जैसा कि अभी आपने बताया, तो आपको प्रेरणा कहाँ से आई? आप अपने आप को कन्विंस कैसे कर लेते थे कि मतलब हाँ, बंधु जी जो कह रहे हैं, ओपीएस की जो लड़ाई चल रही है वो सही दिशा जा रही है और हम जीत पाएंगे? हम लोग दरअसल मैं लालगंज में पोस्टिंग थी मेरी, मिर्जापुर में था, वहां से मैंने महाराज सिंह इंटर कॉलेज में ट्रांसफर कराया। तो यहाँ हम लोग गोल्ड बिल्डिंग में थे, तो वहाँ 4-6 लोग थे हमारे, संदीप जी थे अम्बेडकर नगर के, और हमारे गैसुद्दीन साहब थे और मनीष जी, कई लोग बैठ के हम लोग चर्चा करते थे कि पेंशन के लिए कोई आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग फॉर्म भर चुके थे, हमारा न प्राण आया था न कुछ आया था, कटौती हो नहीं रही थी। परेशानी ये थी कि अब पैसा जब रिटायरमेंट 10 साल नौकरी को होने जा रहा है तो कैसे होगा, तो चर्चा होती थी। उस बीच में एक हमारे मित्र थे, संदीप जी के ही मित्र थे, जो गुलाल वर्मा अटेवा के आगरा के जिला संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि अटेवा काम कर रहा है पेंशन के बारे में। तो हम लोग अम्बेडकर नगर गए, अम्बेडकर नगर जाके वहाँ सदस्यता ली और मनीष जी को यहाँ का जिला संयोजक का कार्यभार मिला था। उन्होंने बाखूबी 2-3 साल 18 तक किया, 18 में हमको मिला। तो मतलब पेंशन के लिए इतना था कि हम लोग वहां जाके, और यहाँ तक लोगों में जागरूकता नहीं थी, हमारे कॉलेज के जो नए लोग थे वो भी उतना जागरूक नहीं थे। तो हम लोग पेंशन के लिए इतना था कि लोग हम जान पाए। हमारे यहाँ 4 लोग हैं एनपीएस में हैं, हमारे घर में ही 4 हैं जो एनपीएस में हैं, तो एनपीएस का दर्द जानते हैं। हमारे चाचा जी विशेष सचिव होकर रिटायर हो गया, 1.25 लाख पेंशन है, उसी पे उनका इलाज पानी सब हो रहा है, इत्मीनान से स्वस्थ है। तो पेंशन का मतलब हम जानते थे, हमारे चाचा जी बताया करते थे पेंशन तो खत्म हो गई तुम लोगों को, तब तो हमको एहसास नहीं हुआ, लेकिन नौकरी जब 4-6 साल बीती तो पता चला कि हाँ पेंशन का मतलब तो यही हमारी असली नौकरी। मतलब नौकरी ये नहीं है, मतलब पेंशन भी जो मेन है 60 साल के बाद वाली। तो जब हमारा शरीर निःशक्त होता जाएगा, हमारे चाहने वाले हमसे दूर होते जाएंगे, उस समय जो आपका एक आर्थिक अम्ब्रेला का काम करेगा, आर्थिक छाता का काम करेगा, ऐसा नहीं करेगी। इस बात को सभी दर्शकों को समझना होगा। अच्छा, इस आंदोलन को बहराइच में, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर आते हैं। बहराइच में किस हिसाब से लॉन्च किया जाए, किस हिसाब से यहाँ के लोगों को इस संगठन से, इस आंदोलन में इसे कहूंगा, इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए आप मतलब क्या रणनीतियां हैं, क्या आपकी योजना है? बहराइच में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक स्तर से जो पंचायत स्तर तक गठन करने की बात चल रही है। मासी काफी मजबूत है, मासी नवाबगंज और बलहा काफी लोग सक्रिय हैं। कोशिश की जा रही है कि सारे जो ब्लॉक अभी बचे हुए हैं उनमें भी प्रयासरत है कि लगभग अलग जगह जाए। और सभी से हमारी अपील है कि जो भी है, इसमें कोई नेता नहीं है, अटेवा में कोई नेता नहीं है, हर व्यक्ति सिपाही है और अपनी बात करता है, अपने लिए लड़ता है। और जिस दिन अपने लिए लड़ेगा और उस दिन पेंशन यहाँ भी बहाल होगी, चाहे जो सरकार हो, निश्चित ही बहाल होगी। और बहराइच जैसा पिछड़ा जिला चल रहा है, मतलब जग रहा है, लोग जाग रहे हैं, तो सब जगेंगे। हमको तो लगता है कि अब सब अपना अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे, तो निश्चित है कि यहाँ भी आंदोलन हम होंगे कामयाब। अच्छा, एक सवाल, आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आज की जो यहाँ की दिशा दशा है उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बहराइच से ऊपर चलते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि वर्तमान राजनीति, सामाजिक और जिस हिसाब से वोट की पॉलिटिक्स है, जिस हिसाब से वोट को कैश किया जाता है, उन सबको ध्यान तक रखते हुए, नजर रखते हुए, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कब तक पेंशन बहाल होने की कंडीशन खड़ी है? हम लोगों को तो लगता है, हमारे बंधु जी को भी लगता है 24 में निश्चित है कि ऐसा आंदोलन 24 तक होगा। इतना बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा कि 24 तक 10-12 राज्य तो बहाल ही कर देंगे, इतना दबाव होगा। अभी हिमाचल में भी चल रही, गुजरात में भी चल रही है। और यहाँ जब सब जगह बहाल होगी तो यहाँ भी बहाल 24 में हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषित कर दें कि उन्हें लगे कि ये आवश्यक चीज। और जब तक हम अपने वोट का वैल्यू नहीं समझेंगे, बंधु जी ने कहा है कि जब तक हम जिसको जन आंदोलन, मतलब जैसे अपनी वोट की ताकत हम नहीं समझेंगे तो बताएंगे। जब आप बता ले जाएंगे कि अभी तक कर्मचारी वोट नहीं करता था, वो इलेक्शन कराता था, चला जाता था। इस बार विधानसभा में उसने दिखाया कि हमने 325 सीटों पे हरा दिया।
तो बैलेट वोट को ताकत दिखाई, और अगर 100% लोग अगर ऐसे बैलेट वोट की ताकत और अपने घर के वोटों की ताकत दिखा देंगे, उस दिन सरकारें पलट जाएंगी और इन्हें मजबूर या तो पलट जाएंगे या तो फिर मजबूर होना, पुरानी नई पेंशन को पलट देगी। पलट। हमारा मूल उद्देश्य कोई राजनीतिक सत्ता हासिल करना या किस तरह, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है पुरानी पेंशन। अच्छा सर, ये बात हम इसमें जोड़ेंगे, आज की जो परिस्थितियां हैं, हमारे विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे अन्य लोग हैं, राजनीतिक तरफ की मैं बात करूंगा, उनको पुरानी पेंशन दी जाए। हाँ, एक दिन का विधायक, बस आश्चर्य तो ये है कि एक दिन के विधायक उसने ले लिया शपथ, 84,240 रुपए उसकी पेंशन हो गई, और 84,240 रुपए उनकी पेंशन हो जाएगी जिस व्यक्ति ने एक दिन के लिए शपथ ली। और फिर अगर वो एमएलसी हो गया तो एमएलसी की पेंशन जुड़ेगी, 2 पेंशन हो गई। सांसद हो गया तो सांसद की पेंशन, 3 पेंशन हो गई। और फिर अगर वो कहीं और दूसरा पद ग्रहण कर लिया तो उसकी पेंशन हो गई। तो इतनी सारी पेंशन की, जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, प्रकाश सिंह बादल 5,76,000 रुपए पेंशन, मतलब राष्ट्रपति के वेतन से ज्यादा। अभी पंजाब सरकार ने, हम लोगों ने मांग की, तमाम बात सोशल मीडिया में चला, इस लोगों को पंजाब सरकार ने बंद किया कि एक ही पेंशन लोगों को मिलेगी। हाँ, बता रहे 80 करोड़। हाँ, तो मतलब ये बताइए कि राष्ट्रपति की तनख्वाह से भी ज्यादा पेंशन। तो आश्चर्य तो ये है कि जो करोड़पति है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अब मतलब हमको कहना नहीं चाहिए, जैसे अब तेंदुलकर को ले लीजिए, राज्यसभा सांसद हुए, रेखा को ले लीजिए, राज्यसभा सांसद हुए, ये करोड़पति लोग हैं, ये भी पेंशन पाते हैं। और आश्चर्य यह है कि जेल में जो है वो भी पेंशन पाता है, मतलब नेता की पेंशन बंद नहीं होती है। आश्चर्य तो ये है। आपको समझना होगा, अगर कोई नेताजी विधायक, एमपी, मंत्री हो गए और उसके बाद जेल जाते हैं तो भी पेंशन नहीं बनती, लालू प्रसाद यादव को मिलती। एक हमने टीवी पे एक शो देखा था, उसमें बताया लगभग 60 पेंशन तक बिहार में दी जा रही है। जी, वहाँ एक पेंशन चलती है, वो क्या नाम, राम मनोहर लोहिया करके है, वो वही इमरजेंसी के समय जिन्होंने लड़ाई लड़ा था। तो इतनी पेंशन और हम लोगों को इतनी टेंशन, कर्मचारियों को एक भी पेंशन नहीं। तो अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो लोग, संवर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति पुरानी पेंशन से आच्छादित हो? जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पेंशन की बात हर पल करेंगे, एक मिनट अगर हम 1 घंटा रोज निकाल लें पेंशन के लिए, तो बुढ़ापा हम लोगों का सुधर जाएगा। और जब तक हम लोगों को समझाएंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बताइए, जागरूक करिए, और अटेवा से जुड़िए, बंधु जी के पर विश्वास करते रहे, निश्चित है पेंशन बहाल होगी। जो एक उद्देश्य था, गुफ्तगू का उद्देश्य था कि सर को आपके सामने रूबरू करूं, और पुरानी पेंशन जो हमारा मुख्य आंदोलन है, जिसके लिए लगातार कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, साथ ही शिक्षक वर्ग कार्य कर रहा है, उसमें आप अपनी सहभागिता दीजिए और प्रयास करिए कि हमें यह विजय प्राप्त हो, और पूरे देश में विजय बंधु द्वारा जो एक बंधुता का भाव पैदा किया जा रहा है, वह विजय को प्राप्त करे, और हम पुरानी पेंशन को पूरे देश में मराठा समाज। सर, अंतिम में कोई संदेश अगर आप देना चाहें दर्शकों को तो स्वागत करता हूँ। आदरणीय साहब, लोग हाथ साथ मिला के, हाथ पैर से पैर, कदम से कदम मिला के चलते रहिए, और निश्चित है विजय बंधु ने विजय पताका फहरा दी है, और पूरे देश में पेंशन बहाल होगी। आप लोग तन मन धन से साथ देते रहिए, बस निश्चित है ये 2024 बहुत निर्णायक होगा हमारे भविष्य के बुढ़ापे की लाठी के लिए। संदीप जी, आप गुफ्तगू में समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है फिर भी अगली सफलताओं के बाद भी हम आपसे मिलेंगे और आप फिर रूबरू होंगे गुफ्तगू में। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त प्रसन्न रघुवंशी समय हमेशा की तरह इस अनुरोध के साथ विदा लेता हूँ कि मेरी बातें, मेरे विचार, मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छे लगे होंगे, उससे कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि ऐसा आपको महसूस होता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से जो भी आपके मन में समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, जो भी बातें हैं, उसे मुझ तक प्रेषित करें। और यदि कोई सवाल आपको संदीप जी से पूछना है, उसे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वह बातें संदीप जी तक पहुंचाई जाएंगी। विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नए शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।